तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो आज का नया टॉपिक शुरू हो रहा है, माउंटेन। सर पहले कल वाले का आंसर तो बता दीजिए। कल वाले का आंसर क्या है का सर? जमानत जब्त वाला। अरे 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 अरे, एक लोग नहीं, कहाँ कहाँ से आवाज आई? ऑनलाइन में भी कोई बोला? सर इरम मेरठ, हाँ, ये जमानत जब्त बताएं। वाला। सर जो आपने कल क्वेश्चन डाला था जमानत जब्त होने के बाद। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है पहले हैं सर? वो सब सर उसका होगा कि नहीं? है। सर उसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। तो इतने दिन हो, करीब 12-14 घंटे हो गए हम लोगों ने गूगल से लेके, और तब कहीं ढूंढा डाला नहीं। सर जहां तक मुझे पता है कि मतलब पंचायत मतलब जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए जमानत राशि जमा की जाती है वोट के उसके। वो ठीक है, जमा की जाती, वो ठीक है, जमा की जाती तभी जब्त होती है यस ना? सर कि अगर उतने ना वोट मिले तो वो जमानत जब्त अच्छा हो जाती है। अच्छा, चलिए। देखो, सूफिया बनारस से जुड़ गई है ना। अच्छा, देखो, चुनाव जीता जा तो चुनाव जीत जाएगा, इसका आंसर है हाँ। ठीक। आप ध्यान से सुनो। इरब मेरठ, यस सर। आपने पूछा था इसलिए हम आपका इनाम ले रहे हैं। देखो, यस। चुनाव जीतना एक बात अलग है और जमानत जब्त होना ये एक बात अलग है। ठीक। अब पहले जमानत जब्त होने का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो किसी चुनाव में, मान लो 96 वोट पड़े। पहले ध्यान से सुनो। 96 इसलिए ले रहे हैं इस नंबर को ताकि आपके कैलकुलेशन में ये आसानी रहे। ऐसा नंबर जो कट जाए बिल्कुल पूरा पूरा, इसलिए 96 को लिया हमने। ठीक है। ओके सर। 100 को भी लिया जा सकता था लेकिन उसका आंसर पॉइंटों में जाता। अगर मान लो 96 वोट पड़े और कैंडिडेट मान लो यहाँ पर 8 से 10 से 15 से 5 से जो भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चुनाव लड़ने वाले लोग मान लो, हम कहते आप इसे 8 से 10 का है, आप मान लो 11 मान लो, कोई भी नंबर मान लो। तो जमानत तभी जब्त होती है जब कुल पड़े वैलिड वोटों का 1/6 वो नहीं पाता है। तो फिर से सुनिए, टोटल वैलिड वोट का अगर वो 1/6 वोट नहीं पाता है तो उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन में जो जमा की गई जमानत राशि के रूप में पैसा है वो जब्त हो जाएगा। बात समझ में आई रब? यस सर। यस सर। इसका मतलब 96 को इसलिए लिया था क्योंकि 16 छक्का 96 होते हैं, इसीलिए हमने लिया था। तो इसका मतलब इसे बंदे को कम से कम जमानत बचाने के लिए कितने वोट चाहिए? 16 वोट चाहिए। भाई अगर इसको वोट 15 यस सर। देंगे तो ये इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बात मानते हो? यस सर। इसकी जमानत बचने के लिए इसे कम से कम कितने वोट चाहिए? 16। 16। 16 छक्के 96 होते हैं। यस सर। लेकिन इसे वोट कितने मिले? इसे वोट मिले 15। ध्यान से सुनना, इसे वोट मिले 15 और किसी कैंडिडेट को मिले 14, किसी को मिले मान लो 12, किसी को मिले मान लो 13, किसी को मिले मान लो 11, किसी को मिले मान लो 8, किसी को मान लो मिले उसे 2 कैंडिडेट ऐसे 13-13 वोट मिले। किसी को वोट मिले मान लो आपको जो है 9 वोट मिले। तो अगर आप किसी तरीके से टोटल जोड़ेंगे तो 96 वोट हो जाएंगे। लेकिन क्या जमानत तो इसमें सबकी जब्त हुई ना? यस सर। जमानत सबकी जब्त हुई ना? यस सर। लेकिन वो जीता कैंडिडेट कौन माना जाएगा? भाई जो जीता वही तो माना जाएगा जिसके, जो जो सभी जीतेगा। कैंडिडेट से जिसके पास वोट ज्यादा हो, भले वो एक ही वोट क्यों ना ज्यादा हो, यही तो माना जाएगा। यस सर। भाई क्रिकेट जीत के लिए क्या होता है? जैसे मान लो कल मान लो इंडिया ने 393 बनाए थे तो ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 400।
चाहे वो आखिर 99 पर आके, वो 399 पर आके वो अगर छक्का भी मार देते तो 3 4 2 5 होते, लेकिन जीतने के लिए कितने चाहिए थे? पूरे एक। 400 चाहिए थे। ये थोड़े कहा गया था कि तुम 420 बनाओ तो 5 हो जाए। भाई टोटल जो है उससे आपको एक नंबर ज्यादा लाना है ना। मान लो किसी पूरे कॉलेज में, मान लो किसी के नंबर आ रहे हैं 39%, 38%, 36%, किसी के 41%, तो पूरे पूरे कॉलेज का टॉपर कौन होगा? क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, भले कोई एक नंबर ज्यादा हो, पॉइंट भी ज्यादा हो। तो बात समझ में आई? जमानत यस जब्त सर। होना अलग मामला है और चुनाव जीतना अलग मामला है। अपने यहाँ जो वोटिंग सिस्टम ये कहता है कि आपको सभी कैंडिडेट से एक वोट ज्यादा मिलने तब जीत जाएंगे। लेकिन यस सर। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, उसमें कहा जाता है कि टोटल वोट का 50 प्लस, टोटल वैलिड वोट का 50+1 होना चाहिए। और जब तक 50+1 नहीं होगा तब तक फिर रिकाउंटिंग 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 ऐसे सुने होंगे। मतलब एक कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा, उसके ट्रांसफर करके फिर से गिनती होगी, वो अलग सिस्टम है। ठीक है, उसे एकल संक्रमण पद्धति कहा जाता है, सुना होगा आपने। वो राष्ट्रपति वाला चुनाव नहीं है ये। लोकसभा में भी हो सकता है आपका, ये किसी भी चुनाव में हो, लोकसभा में हो सकता, जिसमें डायरेक्ट चुनाव होता है, जिसमें हम लोग सीधे तौर पर चुनते हैं, उन सभी में ये प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा अगर कभी होता है तो वो 100% वैलिड होगा, उसमें कोई बट नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब कैंडिडेट संख्या में ज्यादा हो और वोट कम पड़े हो। कई कई बार ऐसे सुनते हो किसी किसी पोलिंग बूथ पर गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया, एक ही वोट पड़ा। कहीं कहीं सुनते हो, कहीं कहीं वोट ही नहीं डालने दिया, ऐसा हर बार सुनते हो कहीं कहीं। तो ऐसा तब हो सकता है जब वोट कम पड़े हो और संख्या का। अब कभी कभी गांव में देखो ना, पता लगा 1200 वोट है, प्रधान ही पता लगा खड़े हुए 40 आदमी। देखते ना गांव में, पता लगा जिसका अकेला वोट है वो खड़ा हुआ। कुछ अपने आप खड़े होते हैं, कुछ पड़ोसी प्रधान पैसा देता का तुम खड़ो इसके वोट काटो, ये वोट कटुआ कहते। बात समझ में आई रहा? यस सर, आ गई। यस जेबा, सर, आ गई। ईबा, वकार। यस सर, समझ में आ गई। एक मिनट पहले इनकी सुन ले, क्योंकि दोनों लोग आवाज आती पता नहीं लगता कहाँ था। हाँ बताएं। यस सर, आ गई समझ में। इदा, अयूब, सना, साफैद, इरम, अकरम, अरीबा, अफसाना बानो, जेबा खातून। सर समझ में आ गई। समझ में आ गए? आप दोबारा ना पूछो का, इसलिए हमने इतना लंबा यस सर। किया था। हमने कहा उसमें इतने लोगों क्वेश्चन डाले थे, मतलब इतने आंसर आए, लेकिन सब सब हटा दे रहे थे। हमने टेलीग्राम पर भी डाला था क्वेश्चन। नहीं नहीं, हमने इसलिए कोई रिएक्ट नहीं किया, हमने कहा लोग जान जाएंगे, पहले लोगों की सुनो, अपनी नहीं बोले। इसलिए हमने किसी पर रिएक्ट नहीं किया। हमने कहा अगर किसी रिएक्ट करेंगे तो होशियार हो जाएंगे सब आगे वाले ना, इसलिए किसी पर हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी आ रहा था। चलो अब तो सब ठीक है। चलो, अफसाना बानो, ये नए कैंडिडेट है, जुड़े हैं। अफसाना बानो लखनऊ से हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे माउंटेन सिस्टम। ठीक, इसी को पर्वत। ठीक, अब देखो पर्वत को, अगर आप कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लैंडफॉर्म होते हैं। लैंडफॉर्म समझते हो, जिन्हें हम लोग स्थल रूप कहते हैं हिंदी में। वो पूछे जाते हैं कि कौन किस कैटेगरी का लैंडफॉर्म। ठीक, तो अगर हम लोग जैसे कि एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। क्या हो रहा है? ठीक, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, एक होता है सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, और एक होता है थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो जो माउंटेन होते हैं वो किसमें आते हैं? वो सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। माउंटेन भी आता है, प्लेट्यू भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं, ये सब सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म होते हैं। जरा इन्हें समझेंगे कैसे। देखो, अगर आपसे एक यही क्वेश्चन आ जाता ना, ये किस टाइप का लैंडफॉर्म है, कहाँ मिलता है, तो ये 1 मिनट में भी समझ लोगे इसे। जरा देखो कैसे समझना है। ठीक,
जैसे पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें और एक ओशन की बात करें, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है दोनों के लिए। यानी आप ये समझ लो जब दुनिया बनी रही होगी तो या तो जमीन थी या पानी था, हाँ कि ना? तो जमीन हाँ सर। पानी के अलावा कुछ तो था नहीं, तो पानी वाला एरिया ओशन ही नहीं कहलाया, जमीन वाला एरिया कॉन्टिनेंट कहलाया। तो ये दोनों जो है वो किस कैटेगरी के हैं? फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है। ठीक है। इन महाद्वीपों के ऊपर या सागरों के ऊपर जो दूसरी प्रक्रियाएं बाद में बनी वो क्या कहलाएंगी? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के बाद जो तीसरी प्रक्रियाएं बनी वो बाद में क्या कहलाएंगी? थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। जरा कह दे तुम लोग देखो, देखो हमने बताया था जैसे कई बार आपको मान लो ये कोई आपका एक प्लॉट है, तो मुझे बता दो सर था। हाँ बता। सर बता चुके, आप ये समझा चुके। तो ये आपको लैंड फॉर्म तो क्लियर हो गए होंगे। यस सर। ठीक है, तो अच्छा बोल दिया। तो अब हम लोगों को इंडियन माउंटेन कहा, अगर माउंटेन्स की हम लोग टाइप की बात करेंगे, प्रकार जिसे कहते हैं, तो टाइप्स की बात करेंगे तो एक होते हैं आपके फोल्डेड माउंटेन। कौन से होते हैं? फोल्डेड माउंटेन। इन्हें हिंदी में कहते हैं वंश पर्वत। दूसरे आपके होते हैं, बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, जिन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। लिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अभी लिखना नहीं, वो हम ऐसे बोल रहे हैं बिना लिखे। तीसरे होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन, जिन्हें हम लोग हिंदी में भ्रंश पर्वत कहते हैं। चौथे होते हैं आपके अवशिष्ट पर्वत, जिन्हें अंग्रेजी में रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। तो ये बहुत सारी इनकी जातियां हैं, बरादरी कैटेगरी। तो आइए देखते हैं कि हम लोग को पहली बात तो माउंटेन बता था कैसे, इनको कितने परसेंट है इनके, ये भी बता दिया। हाँ, तो अब कौन कौन से माउंटेन को पढ़ना है। तो इंडिया में हम लोग जिन माउंटेन को पढ़ने जा रहे हैं, देखो एक आपका होगा हिमालय, नोट करो। दूसरा आपका है हिमालय के बाद में इसी को पढ़ेंगे सतपुड़ा। तीसरे को पढ़ेंगे आप जी वेस्टर्न घाट। विंध्याचल और अरावली माउंटेन। ठीक, इन सबको पढ़ना है। हिमालय, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल और अरावली। सना, निदा, मुस्कान, मरियम, महफूज, इरम, अरीबा, अकरम, अफसाना। नोट कर लिया? सूफिया, बनारस। ये लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला अरावली है। ओ, जेबा, वका, सुम्बुल। यस सर। बोलो। यस सर, नोट कर लिए। अच्छा, नोट कर लिया। चलो अब देखो ये जरा कहाँ कहाँ है इंडिया के मैप में, जरा इनकी लोकेशन देख लेते हैं। बकार रायबरेली। यस सर। नहीं यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। बैठने का छोटा बहुत बड़ा ना है।
मैं ग्रुप में बहुत सारी पीडीएफ डाल दी थी ताकि लोग उसे प्रोजेक्ट लगा लिया करो क्वेश्चन है। जयदीप कीटौंजा के पास तो मोहना है। अच्छा सुने थे वहां में कौन सा ये पूरा मैप मिट जाएगा अगर कहीं मिटाना शुरू करा। टुकड़ों मिटेगा ना, पूरा नहीं मिटेगा। इतनी जरूरत है। देखो सबने बना लिया। दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा ये जो बना हुआ है ये वाला कहलाता है वेस्टर्न घाट माउंटेन। ये वाला है अरावली। ये वाला है विंध्याचल। ये वाला है सतपुड़ा। ये वाला है हिमालय। सबको दिख रहा है? बोलो। यस सर। हाँ तुम ढंग से पढ़ो, कम से कम किसी एग्जाम निकलना चाहिए। ठीक है। हाँ इतना मेहनत जेडएफआई कर आप लोगों के लिए कर रहा था, आप लोग भी कुछ पढ़ाई लिखाई करो भाई। नौकरी आपको मिलेगी लेकिन कुछ जेडएफआई का भी कम से कम। ये वाला हिमालय हम लिख देते हैं यार। ये वाला है हिमालय। ये वाला है अरावली। विंध्याचल और ये है आपका। उस दिन किसी ने ग्रुप में कहा था कि अंग्रेजी हिंदी का कुछ समस्या है। किसने कहा था? ये किसी एक लोगों ने मैसेज किया होगा सर के पास, तो हमारे पास फॉरवर्ड कर दिया सब। शायद तलहा थे क्या, कोई अहमद करके था, पता नहीं। जिसने भी किया था कोई बात नहीं है। जिसने किया था वो क्लास में है। अच्छा सना कल जुड़ी है? नहीं मैं नहीं मेहमान है सना। जी सर। आपकी आवाज ऐसी आ रही, लग रहा 3 दिन से खाने वाना नहीं मिला घर वालों ने दिया। नहीं सर। खाना वाना नहीं खाते क्या? सर खाते हैं। तो फिर आवाज इतनी कैसी है रही दबी हुई, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एकदम सुनाई नहीं पड़ रहा है यहाँ तक। नहीं सर, मैं तो तेज बोल रही हूँ। अच्छा अब आई आवाज पहले। कहाँ से जुड़ी हैं आप? सर यूपी से, बरेली। हैं? सर बरेली। अच्छा बरेली, जहाँ झुमका गिरा था। नहीं सर। सुना था मैंने झुमका गिरा मिला, आज तक नहीं। सर शैदाना, बरेली से। हैं? सर शैदाना एरिया लगता है मेरा, बरेली में। अच्छा अच्छा, नहीं बरेली जिला लगता है आपका ना। जी। चलो बहुत बढ़िया।
रायबरेली से लेके बरेली तक, बांस बरेली से लेके सुरमे वाली बरेली तक है, सुरमा बहुत मिलता है। जी सर। हाँ, अरे बरेली हमारे यहाँ ज्यादा दूर नहीं, हमारे घर से 100 किलोमीटर है बात, जहाँ हमारा लखीमपुर घर पड़ता है 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है आज के जमाने में, है ना। देखिए हमारा जिला लखीमपुर जरूर लगता है, लेकिन लखीमपुर हमारे यहाँ से कम से कम 120 किलोमीटर, सिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। शाहजहांपुर पड़ता है 22 किलोमीटर, और लखीम बरेली पड़ता है 100 किलोमीटर, लखनऊ 150 किलोमीटर, हरदोई 40 किलोमीटर का। लखीमपुर बड़े इतना है, क्या करा, तो बिल्कुल एकदम कोने पर है। सबने बना लिया। अच्छा, तो आज हम लोग जिसकी शुरुआत करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। अब आप इसके शुरुआत करने के पीछे कारण ये है कि एग्जाम में अगर आप देखोगे, ये वेस्टर्न घाट से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है बार बार, ठीक। तो इसलिए यहां से सवाल ज्यादा पूछा जाता है, तो कम से कम यहीं से इसको जो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। और यही मैप अगर आप देखा होगा, जो प्रिंट आउट होते प्रिंटेड मैप डाउनलोड करके इमेज लगा दी जाती है, वो देखने में तो जरूर अच्छी लगती, लेकिन उनमें समझ में उतना नहीं आता। अगर आपको लग रहा होगा कि मैप खराब बना है, टेढ़ा बना है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो इमेज डाउनलोड करके लगाना बहुत आसान काम है, अपलोड कर देना, उन्हें खाली वास्ते रहो जो कुछ लिखा है तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अपने आप जितना पेन चलाओगे उतना ही याद रहेगा। और सिविल सर्विस के बारे में कहा जाता है कि ना 10 पेज पढ़ने की, अगर 10 पेज पढ़ो, अगर 20 पेज लिखने की क्षमता नहीं है तो तैयारी ना करो, उससे अच्छा सब्जी तरकारी बेच लो। सही नहीं कहा, नहीं कहते नहीं, बिल्कुल सही बात है। जितना लिखोगे उतने ज्यादा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, एक्सरसाइज रहेगी। वरना एग्जाम में क्या होता है, फिर पता लगा 2 पेज लिखे और घूम लगा रहे हैं बार बार हाथ में, यही होता है। वहां करीब करीब टोटल कॉपी पीसीएस की 76 पेज की होती है, बात करिए 76 पेज होते हैं। परेशान ना हो, इसलिए डर देखो वो कैसे होते हैं। अब क्या होता है कॉपी में, जैसे उसमें सारे क्वेश्चन पेपर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे होते हैं, कॉपी के अंदर भी छपे होते हैं, पेपर भी अलग से मिलता है। तो जो पेपर मिले उसे जेब में रख लो, उसका कोई काम ही नहीं होता, कॉपी के अंदर सारे पेज छपे। आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मान लो आपको 15 क्वेश्चन है, 15 में से 10 करने हैं, मान लो इसे समझने के लिए, तो एग्जामिनर का तो तरीका, एग्जामिनर के लिए तो 15 क्वेश्चन छपेगा कॉपी में, अब 15 क्वेश्चन छापेगा, वो तो जितने में लिखे जा सकते हैं उनका सबका स्पेस भी देगा, वो आपकी मर्जी, आप कौन से करते हैं। तो इस हिसाब से पेज बनते हैं, टोटल 72 शायद होते हैं, फ्रंट कवर जो ऐसे कुछ बनते हैं, लेकिन वो सब नहीं भरने होते। सब भरने के लिए 72 पेज तो लोग महीने भरना ही लिखते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसमें लिखना बहुत होता है, और वो ये नहीं कोई भी पता लगा किसी की लव स्टोरी लिख रहे हो, किसी की लड़ाई झगड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं। सटीक चीजें उसको कम टाइम में लिखना होता है, इसलिए जितना लिखने की प्रैक्टिस होगी उतने फायदा होगा। ठीक है, हाँ चलो। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग इस वेस्टर्न घाट को कहें, तो वेस्टर्न घाट जो है वो असल में माउंटेन है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये माउंटेन नहीं तो फिर ये बताया क्यों गया। तो जरा देखो ये है क्या वेस्टर्न घाट। आपने एक दक्कन प्लेट्यू का नाम सुना था, या दक्षिण के पठार का नाम सुना था? बोलो। सर दक्षिण के पठार तो सुना है। वही दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, दक्षिण पठार कहते हैं, या उसी को प्रायद्वीपीय पठार भी सुना होगा। ये जो सर 8th या 9th 8th क्लास में पढ़ा है। अरे इतना पहले पढ़ लिया आपको, तो अब क्या करने पढ़ने की जरूरत है? 8th क्लास की बुक में था तब हाँ, पठार। ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, या इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कह लें, दक्कन प्लेट्यू कह लें। ये जितना आपको ये पर्पल कलर से हमने चारों तरफ से चेक बना दिया। अब ये जो प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार का ये जो ग्रीन वाली लाइन है, जो वेस्टर्न घाट है, वो इस प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी कगार है, पश्चिमी किनारा। बात समझ में आई? पश्चिमी किनारा, ठीक।
तो ये कभी भी अगर आ जाए आपके एग्जाम में कि यानी कि पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट को कभी भी आप एक माउंटेन में नहीं लगाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो दिखने में कुछ और होती लेकिन होती कुछ और। तो पश्चिमी घाट जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पर ये लगाएंगे कि दक्कन के पठार का ये पश्चिमी कगार, दक्कन के पठार का पश्चिमी कगार। इसे समझने के लिए ऐसे समझो कि ये आपका दक्कन प्लेट्यू जो है ये वाला, इसे आप समझ लो ये कोई मकान की छत है, ठीक। और ये मकान की छत है, और इस मकान की छत से नीचे ना टपक जाए कोई। हर एक आदमी अपनी मकान की छत के ऊपर एक रेलिंग लगवा देता है ताकि वो उसे छत से नीचे टपक ना जाए। ऐसा करते हैं सब लोग। मकानों पर रेलिंग नहीं लगी होती, कभी लोग दीवार इतनी उठा देते हैं, कई लोग रेलिंग ग्रिल लगा देते हैं। तो ये समझ लो ये आपकी छत है और ये नीचे अरब सागर है, ये वाला एरिया, इसमें ना टपक जाओ इसलिए ग्रीन कलर की आपकी रेलिंग लगी हुई है। यानी दक्कन के पठार का पश्चिमी कगार, जैसे किसी छत के किनारे किनारे कगार की एक ईंटों की दीवार उठा देते हैं या लोहे की ग्रिल लगा देते हैं ताकि कोई नीचे ना टपक जाए, ये ठीक वैसे ही। बात समझ में आई? जेबा, सोफिया, सुम्बुल, बकार, इरम, महमूद, मरियम, यस सर, समझ में आई। यस सर। क्या हुआ? सर समझ में आ गया है। हाँ, सारा लगता बोलने का ठेका इरम ने ले लिया, मेरठ से है सबका है। सना? यस सर, समझ में आ गई। अच्छा, नहीं, हाँ, ये सोफिया ये वाली कहाँ से? एक सोफिया बनारस में है, जो दूसरी सोफिया कहाँ से है? चलो, सर बागपत से। बागपत से। नहीं तो ये पश्चिमी यूपी से पूरे लगता जेडेफाई पर कब्जा करे हैं, तो पश्चिमी यूपी वाले हैं हैं। यस सर। हाँ, नहीं तो देखो ना, सुम्बुल भी मेरठ से है, सुम्बुल बागपत से, सना भी बागपत से, और वो इरम भी मेरठ से है। सूफिया नहीं, सूफिया बाग नहीं, एक सूफिया बागपत से, सूफिया दो हैं। हाँ, बरेली भी पश्चिमी यूपी, सब लोग सब पश्चिमी यूपी का दबदबा है लगा है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है, चाहे से जहां से हो पढ़ो, पढ़ो घर से बैठे। हाँ, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक पढ़ो यार, दोनों किनारे, ठीक। और सोनभद्र से लेके सहारनपुर तक। चलो, ये बात समझ में आई? बोलो सना। यस सर। अच्छा, चलिए अब यहां पर देखो, ये जो दक्कन का पठार है, ये जो पश्चिमी घाट है, इसमें असल में 3 जगह पर कट लगे हुए हैं। कट को कहते हैं, एक आपको अंग्रेजी में मिलेगा पास, इन्हीं को कहते हैं गैप, और हिंदी में कहते हैं दर्रा। समझ में आया? कहीं पर भी एटलस में अगर आपको इस तरीके का कोई सिंबल नजर आ जाए तो उसे दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर दर्रे का मतलब होता है जैसे एक मकान में यानी जैसे मकान में कमरे के अंदर कमरे का रास्ता होता है, जैसे कमरे में घुस गए, कमरे से दूसरे कमरे का दरवाजा, उससे फिर तीसरे पता लगा, एक मेन गेट में घुसे, पूरा घर में जाके घूम के निकला। तो इसी तरीके से पहाड़ी स्थानों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बेहतर कनेक्टिविटी होती है वो दर्रा कहलाती है, पास कहलाती है, गैप कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे गैप हैं, तो जरा उन गैपों को देखो। एक गैप कहलाता है ये वाला, और एक गैप है ये वाला, और एक गैप है ये वाला। इस गैपों को कहते हैं, ऊपर वाले गैप का नाम है, इसे कहते हैं खार घाट, ठीक। और इसे कहते हैं भोर घाट, और इसे कहते हैं पाल घाट, ठीक। किसी को अंग्रेजी हिंदी से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
बोलो, सूफिया नो वकार सर। हैं? नो सर, क्लियर है सर। अच्छा, क्लियर है। नहीं, अगर किसी को दिक्कत होती है हम दोनों नाम बोल देते, क्योंकि उस दिन वाले दिन ग्रुप पे किसी ने लिखा था कि वो हिंदी ज्यादा लिखी जाती क्या कुछ ऐसा करके, तो इसलिए। तो पहला वाला पास होगा, ये थाल घाट है, दूसरा वाला भोग घाट है। ये दोनों के दोनों थाल घाट और भोग घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, ये महाराष्ट्र में है। और तीसरा जो है वो पालघाट, ये कहाँ है? ये जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब केरल में है। ठीक, तो अच्छा, कभी कोई लोग ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन वाले कभी बंबई गए हो कोई ट्रेन से? यस सर। कौन बोला भैया? साफायत। अच्छा, साफायत। साफायत का हमें याद आता है ये नाम, तो शायद कभी सऊदी अरब का कोई किंग रहा इस नाम से। सही यस है? यस सर। अच्छा अच्छा, नहीं वही हम जिस दिन साहब का नाम हम बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आता है, लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूजन थे कि हम ही तो नहीं गलत है कहीं ऐसा। सऊदी अरब के ये किंग रहे हैं शायद कुछ, जो भी रहे हो, सलमान बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, इसी क्रम में पीछे जाए तो मिलेगा शायद। अच्छा, हाँ, चलिए, हाँ, अच्छा चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखो, सना कुछ कह रही है। शाह फैसल। हैं? शाह फैसल सऊदी अरब में थे। क्या कहा? सर शाह फैसल। अच्छा अच्छा, चलिए, अब ये जो महाराज, हाँ, बंबई गए होंगे तो आपने बंबई में साफायत पहाड़ बहुत देखे होंगे बंबई पहुंचने से पहले। सर बहुत छोटे छोटे थे सर। अरे पहाड़ तो हैं यार, वो अलग बात है तो छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनमें आपने अगर ट्रेन से गए होंगे तो आपने जनरली अगर देखा होगा, अगर कोई लखनऊ तरफ से जाएगा या कहीं से भी जाओ तो आपने देखा होगा जलगांव पड़ता है। चाहे अगर आप दिल्ली वाले रूट से जाएंगे तो भी शायद जलगांव पड़ेगा, अगर इधर और इधर से जाएंगे तो भी। जलगांव के आगे जब पढ़ेंगे तो पहाड़ शुरू हो जाएंगे, उन्हीं में आपका एक नासिक जगह पड़ती है, देखा होगा। जी। नासिक और बंबई के बीच में, जो नासिक से बंबई का, ये मान लो नासिक है और ये मुंबई के कोस्ट पे, तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी का काम करता है वो कौन सा धंधा करता है? थाल घाट। यानी कि नासिक को मुंबई से कौन जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है। यानी नासिक से मुंबई को अगर आप जाएंगे तो आपको थाल घाट धरने से होकर ही जाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी आप पुणे जाने का मौका मिला होगा, पुणे या पुणे, तो वहां पर गए होंगे तो वहां पर भी आपको एक धरना मिला होगा जिसे भोर घाट कहते हैं। यानी ये पड़ेगा आपका पुणे, और यहाँ से रहते ये भोर घाट धरना, जो आपको बंबई से पुणे के बीच में जाता है, वो आपका भोर घाट धरना है। ठीक, अब तो यहां पर आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि बंबई को पुणे से जोड़ने का दर्रे का काम करता है भोर घाट, और बंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है थाल घाट। दोनों में क्लियर हुआ? सुम्बुल, सना, सूफिया, वकार, अरीबा, इरम। यस सर। यस सर। ठीक है, अफसाना, मरियम, जेबा। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं कहीं पर गड़बड़ हो तुरंत बताना, ये बाद में ना हो कि ग्रुप पे चैटिंग करियो, खाली उंगलियों को तकलीफ देना सब लोग, ठीक है। हाँ, क्लियर हो नो सर। जैसे हम बिना तकल्लुफ बोलते हैं ऐसे बोलना, ठीक है। नहीं समझ में 10 बार बोलो, ये ग्रुप पे मेहनत करोगे उससे अच्छा सीधे सीधे यही लिखो, ठीक है, ठीक है। हाँ, यस सर। अब देखो यहाँ से उसके बाद यहाँ पर आएंगे पालघाट, ये दर्रा केरल में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस पश्चिमी घाट को देखोगे, ये पूरा जहां जहां ग्रीनरी लगी है, तो ये अभी हमने बताया होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब पहाड़ तो है लेकिन बहुत ऊंचे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर ये पश्चिमी घाट का जो एरिया है जो केरल में, यानी ये वाला राज्य देखो, पहले दिन जब हम इंडिया का मैप पढ़े तो यहाँ पर केरल बताए थे, ये वाला एरिया बताए थे।
तो जो पश्चिमी घाट का वो एरिया जो केरल में मिलता है, इसी को कहा जाता है इलायची की पहाड़ियां, या इन्हीं को कहते हैं कार्डमम हिल्स। यानी पश्चिमी घाट का वो एरिया जो केरल में पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ियां, या इन्हीं को कार्डमम हिल्स कहते हैं, क्योंकि इलायची की अंग्रेजी जो होती है वो कार्डमम होती है। ठीक है, बात समझ में आई? किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, वकार रायबरेली क्लियर है सर। सब क्लियर है? सूफिया बनारस सब क्लियर? जी सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर जो ये, क्योंकि इलायची की पहाड़ियां इसलिए कहते हैं क्योंकि केरल को आप मसालों का घर कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो केरल को मसालों का घर कहते हैं, और केरल में भी ये जावित्री, सावित्री, रायफल, जायफल, लौंग, इलायची जितना भी है सब वही होता है ज्यादातर। ठीक नहीं, जितने भी होते हैं ना किचन में कूटा काटी होती है जिनकी, हाँ ये सब वही होते हैं। ठीक है, हाँ तो ये ज्यादातर इसलिए होते हैं, इसलिए केरल को मसालों का घर कहते हैं। लेकिन एक भ्रम में ना रहना, ठीक है, सामिया, सिद्दीकी, सूफिया, सभी लोग कि केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते नहीं है, ये भूल के ना लगा देना। टोटल प्रोडक्शन केरल में ही आता, नंबर 1 पर है, करंट में भी नहीं है। ठीक, इससे पहले मध्य प्रदेश टोटल प्रोडक्शन में था। भाई मसाले का मतलब यही तुम्हें 4 नाम गिना दिए, मसाले में तो धनिया फनिया तमाम कुछ आता है ना, लौंग, इलायची, पता नहीं क्या क्या अभी नाम गिनाए। तो ये तो भाई अगर मसालों का कोई 1-2 ब्रांड मान लो ज्यादा हो रहा है वहां पर, ये बात सही है, लेकिन टोटल ब्रांड सब जोड़ोगे, सब में केरल का नंबर 1 टॉप नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये बात समझ में आई। अब उसके बाद में देखोगे, यहीं पर आगे चलेंगे कि इसी में, कि यहाँ पर इसी एक जगह पर थी, इसी पश्चिमी घाट में कर्नाटक, याद होगा बताया था कर्नाटका। अब कर्नाटका में एक पहाड़ियां हैं जिन्हें कहा जाता है बाबा बूदन की पहाड़ियां, यानी पश्चिमी घाट का वो क्षेत्र कर्नाटक वाले एरिया में इन्हें बाबा बूदन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। लिख लो, ठीक है, लिख लिया, बाबा बूदन, हाँ बाबा बूदन की पहाड़ियां कहलाती है। और ये बाबा बूदन की पहाड़ियां किस लिए फेमस है? कॉफी 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 और कॉफी। सामिया पल्ले पड़ रही बात? सामिया, सामिया बोलेंगे थोड़े ना। ये लोग पहली बार जुड़े, या तो हमें लगता है यहाँ अनम्यूट करना नहीं मालूम हो रहा होगा। हाँ, बाबा बूदन की पहाड़ियां कॉफी के लिए विख्यात हैं। अरे वही टोपी लगाते हैं लोग चाय के साथ, बारातों में फ्री फंड मिल जाती, खूब लंबी टोपी लगाते हैं लोग, वही वाली COFFEE स्पेलिंग होती है। इसी को हिंदी में कहवा कहते हैं, कहवा। अरे जो भी होता बात, यार हमें देखो ना, उर्दू अरबी नहीं आती है, सही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं आती, हमें तो अपना नामों लिखना नहीं मालूम। अब पता है ना, हाँ सही में एक दिन मालूम मजे की बात होता, सुनिए, अब दिन अतीक सर को हमने कोई मैसेज कर दिया, अब उन्होंने जवाब दिया उर्दू में, अब हमें पता ही नहीं क्या लिखा है। तो फिर हमने वो स्क्रीनशॉट किसी और को भेजा, हमने कहा देखो जो लिखा, ठीक है, तो उसका किसी एक को भेजा था, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया बोले इसका मतलब ये मतलब यूं लिखा है। ठीक, हमें आते नहीं लिखने। एक साथ थे बेचारे, वो पढ़ गए, और अब नहीं, हम लोग कक्षा 4-5 में पढ़ते थे, उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, तो ऐसे कुछ बताया था, ऐसे सर ऊपर पता नहीं, मतलब उन्होंने बोला ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे आगे ऐसे, अब तुम्हें ऐसे वैसे सर गलत है ये। अच्छा सही है, लेकिन अच्छा ये वाला कौन है? हाँ अच्छा वहां लगे, मतलब ये जो है यहाँ रखना चाहिए, ये घंटा रखना चाहिए, ये घंटा नहीं,
किसकी बिल्ली? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और बिल्ली पैसे बरत आएगी अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ ये लेकिन एक बात बता, उर्दू में हाई स्कूल कर रखा हाई स्कूल बात कहते हैं। तुम एक बार फॉर्म भर दिया प्राइवेट से एक सब्जेक्ट से, अब उसमें जो पेपर मिला हमें पता ही नहीं लिखा क्या पेपर में, कि जो जैसे पेपर लिखा था हाफ ईयरली एग्जाम और समय इतना, टोटल मार्क इतना, वो तो सब उर्दू में लिखा था, हमें वो भी नहीं मालूम। हमें जहाँ पहला अक्षर उर्दू में लिखा हमने उतारना शुरू करा पेपर, जब पूरा उतार डाला फिर से शुरू किया, 46 नंबर आए हुए। पास कर दिया। हाँ मतलब उसमें क्या लिखा था वो नहीं मालूम, शायद कोई पागल कुत्ते बहुत पहले की बात है। हाँ वो नहीं एक विषय से कर लेते वैसे तकरीब बता दिया। चलिए खैर, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो यहाँ आ गए कर्नाटका में। तो जो बाबा पूरन थे वो असल में एक सूफी संत थे। सूफी समझते हो? जो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर ऊपर वाले की इबादत आराधना प्रार्थना जो भी कह ले अगर करता तो उसे सूफी कहते हैं। यही काम अगर कोई हिंदू मजहब का व्यक्ति अगर करता है तो उसे संत कहते हैं। इसीलिए सूफी संत एक साथ लिखा भी जाता है, यानी ये बिल्कुल एकदम दोनों के काम सेम है। तो एक बाबा बुदन नाम के सूफी थे जो यहाँ, ठीक, अब वो एक बार गए मक्का हज को। अच्छा अगर आप देखोगे पानी वाला रास्ता ऐसे ऊपर में पाकिस्तान पड़ेगा, ये ईरान पड़ेगा और ये सऊदी अरब होगा, और सऊदी अरब का ये एरिया रेड सी है, यानी जो पानी वाले जाते हैं वो ये जद्दा पड़ता है और ये ऊपर पड़ा आता है मदीना, ये मक्का। यानी अगर आप पानी वाले रास्ते से जाएंगे तो अरेबियन सी को पार करते हुए रेड सी, और रेड सी में जद्दा इनका बंदरगाह है, वहां से उतर के फिर जाएंगे। तो ये बात बहुत पुरानी है, जब जहाजों में इंजन ना हुआ करते थे तो बाबा जो है वो पतवार चला चला के गए होंगे नाव से। तो बाबा जब वहां पतवार चला के पहुंचे सऊदी अरब, तब तक बाबा के बल्ले बन गए होंगे चला चला पतवार। अच्छा मेहनत नहीं पड़ती। अब अच्छा देखा होगा आपने, कहा था जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना अगर बीपी लो हो तो कॉफी पी लो, कहते हैं ना बीपी बढ़ जाएगा। ये बॉडी को क्या कर देते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं, थोड़ी उत्तेजित कर देते हैं। जैसे कहते हैं जैसे होता है ना मोटरसाइकिल एक्सीलेटर खींचो पेट्रोल की सप्लाई बढ़ती है, इंजन देखो प्लेटिना में बुलेट हो जाती है ना। तो इसी तरीके से जैसे जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो देखो ना गुस्सा आदमी को आता है, बीपी बढ़ा होता है उस टाइम। ये कॉफी को बोलते हैं ना डॉक्टर की अगर बीपी लो तो पी लो, बीपी बढ़ा देगी। तो और एक बात आपने सुनते हो लोग कहते हैं ना नींद आ रहे हो चाय कॉफी पी लो नींद भाग जाएगी। नींद क्यों भाग जाती है मालूम क्यों? अगर आप चाय और कॉफी पियोगे थीन और इसमें थीन और कैफीन नाम के वो होते हैं लिमिट, तो ये बॉडी को क्या कर देते हैं, आपको स्टिमुलेट कर देते हैं, बीपी बढ़ा देते हैं। जो बीपी बढ़ेगा नींद कभी आ ही नहीं सकती, ज्यादा बीपी होगा। बात समझ में आई? जब इंजन में पेट्रोल की सप्लाई कम हो देखो तब निकलने लगता गाड़ी का, तो ये बीपी बढ़ा। तो बाबा जब वहां पहुंचे होंगे तो बाबा को किसी ने कॉफी के पाउडर पीस के पिला दिए होंगे, बाबा को काफी रिलैक्स महसूस हुआ, इनका जब हम यहाँ घर हमें भी दे देना जो आइटम तो पिलाया है, मालूम तो सही नहीं क्या है। तो वहां से जब ये मक्का से हज करके लौटे तो ये कॉफी जहां ये बाबा रहा करते बाबा अपने घर आए होंगे कर्नाटक में। तो लेकिन अब होता ना कभी कभी आपको ऊपर वाले को कुछ आपसे कुछ नया कराना तो वैसे इंतजाम बन जाता है। इसलिए कभी परेशान ना होना चाहिए आदमी कि जो कुछ लिखा होगा वही तक तुम कुछ भी कर लो। एक ने 1000 मिसालें पड़ी दुनिया में, कई दिन लग जाएंगे अगर आदमी को सारा मतलब इससे वो कम नहीं पड़ेंगे एग्जाम। तो क्या हुआ बाबा जो है, लेकिन अब ठीक अब जो कॉफी के प्रोडक्शन के लिए जितनी आइडियल दशाएं होनी चाहिए वो सब बाबा बुदन जहां रहते थे वही थी। पहाड़ी एरिया, समुद्री जलवायु क्लाइमेट, एसिडिक सॉइल, गर्मी इक्वेटर के करीब गर्मी खूब, रेनफॉल पर्याप्त, यानी सब कुछ कंडीशन यहाँ पर थी। लेकिन बाबा को नहीं मालूम था कि बाबा भाई क्या जाने इस चीज। तो जैसे होता ना कुछ लोग आते ना कुछ पता लगा कोई चीज खाया घर में जो है आम खाते ना गुठली फेंक देते देखो पौधा निकला, क्योंकि वो आम जिस एरिया में हम लोग रह रहे हो ये आम के लिए मतलब क्या नाम काफी वो सपोर्टिंग एरिया है। अब यही गुठली जम्मू कश्मीर में डालो देखें आम निकल आए। ये जम्मू का कितना शेर खा के फेंक दो कोई आज तक यूपी शेर दिखा? एक जामुन खाए खरीद के तो जामुन अगले दिन पता लगा 2-3 दिन के बाद पौधा निकला जमीन से।
खजूर फेंक देते खा के खजूर जमा थी, लेकिन सऊदी अरब से खजूर खाते हुआ के वो रमजान में मिलती कितनी खाई कभी जमी, क्योंकि वो डेजर्ट क्लाइमेट का है। तो बाबा ने वो जो बीज जो भी लाए थे बीज दाने, वो बाबा ने वो दिए, बाबा को नहीं मालूम था। लेकिन कॉफी के लिए जितनी आइडियल से आइडियल कंडीशन होती वो सब यहाँ पहले से मौजूद थी, पर बाबा के हाथों में वो कॉफी के बीज का छिटकने की देर थी, बाबा ने वो दिए। आज हाल ये है कि पूरे इंडिया में जितनी कॉफी होती है उसका 80% कॉफी कर्नाटक में होती है अकेले, और यही है रीजन में। इसीलिए वो पहाड़ियां क्या कहलाई, बाबा बुदन की पहाड़ियां कहलाई। अब बाबा बुदन की पहाड़ियां जाने किस लिए जाती है, कॉफी के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा ऊपर वाले को चमत्कार कराना ही था, तो मतलब वो कहीं और भी बीज अगर फेंक देते तो शायद ना जमती। अब जैसे एक सपोज करो कि महात्मा गांधी की जब इंग्लैंड से लौटे थे वकालत करके, तो अगर क्या गांधी जी की वकालत अगर इंडिया में गुजरात में राजकोट में चलती तो क्या गांधी जी सऊदी अरब साउथ अफ्रीका जाते? अगर आपको लखनऊ में नौकरी मिलेगी तो आप क्या दुबई में नौकरी करने जाओगे शेखों की गुलामी? नहीं जाओगे ना भाई। लखनऊ की बात नहीं कर रहे, आप जहां रह रहे हो उसके आसपास अगर नौकरी मिलेगी तो कहीं अमेरिका इंग्लैंड जाओगे नौकरी करने? नहीं जाओगे। अगर गांधी जी की वकालत अगर मान लो यहाँ पर चल जाती खूब अच्छे से, तो शायद गांधी जी भी साउथ अफ्रीका ना जाते, क्योंकि वकील कोई भी पेशे में हो जब फ्रेशर होता है तो उसे थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, डॉक्टर भी इतनी जल्दी क्लिनिक नहीं चलती। अगर गांधी जी ऊपर वाले ने इनको ऐसा साउथ अफ्रीका अगर गांधी जी ना गए होते तो शायद गांधी जी आज गांधी जी ना होते, जो आज इतना बड़ा उनका नाम है शायद, मतलब अब बताने की जरूरत ही नहीं, वो सब जानते हो। तो साउथ अफ्रीका गए, वहां उन्होंने तमाम सारी समस्याएं देखी, उसके बाद दिमाग में कैसे कह सकते हैं नई चीज एक्टिव हुई कि लोगों के लिए संघर्ष किया, पहले वहां के लोगों के लिए, फिर किया यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया, और आज अब सबको जानते हो गांधी जी का क्या स्थान है भारत में। तो अगर मान लो वकालत चल जाती, रुपया बहुत कमाया जा सकता था, नाम वकालत में बहुत कमाया जा सकता था, लेकिन जो आज है ये नहीं कमाया जा सकता। बात समझ में आई? तो कुल मिला के जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल जो क्या, और बिल्कुल एकदम दिमाग आप अपने अंतिम समय तक अपना ही लगाओ, जिसे सुनो सबकी लेकिन अपना भी सोचो। जैसे एक बार क्या हुआ, एक जो है एक जंगल में कुत्ता था। अब कुत्ता देखा, उसे कुत्ते ने देखा शेर आ रहा है हमारी तरफ। अब कोई भी चीज अगर शेर को देख लेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने सोचा मौत तो तय है, लेकिन उन्होंने अगल बगल देखा मरे हुए जानवर की हड्डी पड़ी थी, और कुत्ता जो है वो हड्डी चाटने लगा, जितने जोर से शेर आ भी रहा है, अब जोर जोर से बोलने लगा कि शेर को खाने का मजा ही कुछ और है, अगर एक शेर और मिल जाता खाने तो मजा आ जाता। शेर ने सोचा, थोड़ा लगा साला हमसे भी बड़ा वाला कोई, उसकी हालत खराब होकर डर के मारे वो भाग गया। वो सोच रहा है कि एक शेर खाया इतना मजा है, एक और मिल जाए तो और मजा आ जाए। शेर की हालत पतली हो गई, सोच रहा साला हमसे भी बड़ा वाला कोई क्या, भाग गया वो। बंदर ये घटना देख रहा, पेड़ पर बंदर बहुत चक्कर होता है, बंदर तुरंत उतरा, शेर को बताने के लिए कि अरे साहब मैंने तो कुछ और समझ रहे हो, तो कुत्ता ही है। अच्छा, बंदर ने जाके इसलिए सोचा शेर की दोस्ती हो जाएगी, जंगल का राजा अपना भौकाल कर जाएगा, थोड़ी चापलूसी करी, चमचेंगे। तो शेर ने तुरंत का बैठो हमारी पीठ पर लगाई दहाड़, साले कभी दोस्त के फेंक देके चल गया ऐसी बात हो। फिर भागा वो कुत्ते की तरफ, कुत्ते सोचा आपके तो लगा बचना मरेगी, मुखबिरी कर दी जाके इसने। अब कुत्ते ने क्या किया, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोले इस बंदर को कमीने को भेजे हूँ, बहुत टाइम हो गया कि शेर को बुला के लेके आओ, भूख हमें बहुत कस के लगी, और ये अभी तक शेर को बुला के लेके नहीं आया। शेर के समझ में आएगा बंदर हमको मार डालेगा, उन्हें फटक के बंदर मार दिया, अपने आप भाग गए। कहने का मतलब ये है कि दिमाग अंतिम समय तक लगा। अब मान लो वो देखते ही सरेंडर कर जाता, क्या होता, मरना तय था, मौत तो वैसे थी, अगर दिमाग लगा तो क्या हो, बच गया। कहने का मतलब बात वहां पर बंदर और कुत्ते की नहीं है और शेर की, मतलब ये है कि अपना दिमाग। ठीक है, चलिए जेबा सूफिया साफेद वकार है, समझ में आया स्टोरी? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, स्टोरी sir. एक जिंदगी की सीख थी ये। यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को भी करने में एकदम ना हार मान लो कि शेर कितना शेर आ रहा, पहले सरेंडर, कोशिश करो क्या जा रहा है,
वो हरिवंश राय बच्चन की कहानी है, किसकी है कि वो लहरों के डर से कश्ती पार नहीं हुआ करती और मेहनत करने वालों की हार नहीं हुआ करती, कुछ ऐसे करके। हाँ चलो, तो बात यहाँ पर बाबा बुदन की समझ में आई। बाबा बुदन काहे के लिए जानी जाती है पहाड़ियां? कॉफी के लिए। बाबा बुदन के बगल में कर्नाटक में एक और जगह पड़ती, इसी में उसका नाम है कुद्रेमुख। जो कुद्रेमुख है, ये बच्चा काहे के लिए जाना जाता है? आयरन माइन के लिए। यानी यहाँ पर बहुत बड़ी लोहे की खान है, लिख लो। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में है। ये जाना किस लिए जाता है? लौह, यानी यहाँ पर लोहे का बहुत बड़ी मात्रा में खनन होता है, यानी लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। ठीक है, साफायर, सूफिया, जेबा। ये अतीक अहमद साहब कौन है? नहीं सर नहीं है, सर की आईडी नहीं है, कोई दूसरा है। सर हैं सर। हैं? सर हैं। नहीं सर नहीं है। अरे नहीं सर नहीं है, हमें पता लगा तभी तुमने कल पूछा था। ये कोई कोई कैंडिडेट सर नहीं, सर की आईडी नहीं, नहीं सर की आईडी नहीं, सर की शायद वो ZFI के नाम से है वो वाली। अच्छा भाई आप खुद ही क्लियर कर दे सारा है। अच्छा चलो पता नहीं, चलिए हमें तो यही बताया गया था कि सर नहीं है कि कोई दूसरा है, मतलब कोई कैंडिडेट ऐसा बता। चलिए हमने पूछा था एक दिन। चलिए खैर जो भी हो, अरे छोड़िए खैर, छोड़िए सब बातों को किनारे। आप वापस यहाँ पर आते, इतना हो गया। अच्छा, ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर देखेंगे कि इस वाले एरिया में देखो, ये आपका कोस्टल एरिया है, किनारा किनारा, ये इक्वेटर है। जब मानसून कभी पढ़ोगे तो मानसून की हवाएं ऐसे तरफ लेती है और यहाँ पर जम के धोबी पाट की तरह धुलाई होती है, मतलब खूब जम के बरसात कराती है यहाँ पर। तो इसलिए इस एरिया में टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है इक्वेटर के करीब होने की वजह से। अब दूसरी बात, साथ साथ यहाँ पर बरसात खूब डट के होती है। अब इसीलिए तो क्या मिलते हैं यहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इस एरिया में कैसे जंगल मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक वैसे जैसे पेड़ पौधों के लिए, यानी जहां पर जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? एक नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास का काम करते हैं। यानी अगर जहां जंगल ज्यादा होंगे वहां हरियाली ज्यादा होगी, वहां जीव जंतु ज्यादा होंगे। ठीक वैसे जैसे खोपड़ी में अगर बाल घने काले ज्यादा हैं तो जुओं की संभावना ज्यादा होगी, नहीं खोपड़ी में भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। खूब जुए को 2-4 झटके मारकर नीचे गिर जाएंगे। अगर खोपड़ी में बाल घने हैं तो बायोडाइवर्सिटी खूब होने के चांस है, जुआ तभी होगा ना। किसी टकले आदमी की खोपड़ी में देखे जुए? टकले में जुआ स्लिप होकर नीचे ना गिर जाएगा? टकले आदमी की खोपड़ी तुम डेजर्ट समझ लो, रेगिस्तान समझ लो। रेगिस्तान में बायोडाइवर्सिटी मिलती है? नहीं मिलती है। इसी तरीके से रेगिस्तान एरिया में डाइवर्सिटी नहीं होती है, इसीलिए टकले आदमी की खोपड़ी में बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। यानी ऐसे समझ लो कि अगर जैसे जंगल जहां होंगे तो वहां जीव ज्यादा होंगे, जहां घने बाल ज्यादा होंगे वहां जुए भी ज्यादा होंगे, होने की संभावना होगी। पर जुए के लिए ये बाल क्या है? नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास। पेड़ और शेर, कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए के लिए क्या है? पेड़ उनके लिए है। तो पेड़ नहीं होंगे वो नहीं रहेंगे, और ये जुआ नहीं होगा, बाल नहीं होंगे, खोपड़ी जुआ कहाँ लगे? बात समझ में आई? सूफिया, साफायर, बकार, जेबा। यस सर। यस सर, समझ में आई। समझ में आ गया? हाँ, सामिया सिद्दीकी। ये तो बोलेंगे नहीं ना, इनको लग रहा मुखपादिर। मुखपादिर समझते हो क्या होता है? हैं? यस सर। क्या होता है मुखपादिर? सर जिसको बोलना नहीं आता है, गूंगा। अरे गजब। ऐसा ना बोल, मैंने पता लगा सामने ये लखनऊ के ही दौड़ा मारे कहीं हैं। हाँ ये लोग लखनऊ के हैं भैया, लोकल के लोगों को ना तो को देखे तालाब में रह के मगरमच्छ से बुरा बयान नहीं लेते ना। सामिया सिद्दीकी, ठीक है। खैर नहीं ये नए लोग हैं, हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हो। ये दक्कन नहीं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पश्चिमी घाट की बात। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? सामिया और अफसाना यस सर। नए लोग जुड़े हुए इसलिए नहीं बोल रहे हैं।
जेबा खातून कहाँ से हैं? सर बलरामपुर। अरे गली तो बहुत पड़ोसी है। बलरामपुर कोंडा बहराइच समस्ती। जी 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 हाँ अच्छा, बलरामपुर में कोई जगह उतरौला पड़ती है। जी सर, उतरौला है, मनकापुर है आसपास में। मनकापुर तो हम मनकापुर तो ये जब गोरखपुर जाते हैं लखनऊ तो स्टेशन ही पड़ता है मनकापुर है। नहीं उतरौला जी सर, स्टेशन है। उतरौला का एक लोग हमारे साथ पढ़ा करते थे एक जमाने में, तभी हमें याद आ गया उतरौला। ठीक उतरौला है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो अब यहाँ पर क्या है, तो इस वेस्टर्न घाट में क्या मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे इसलिए बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। यानी कि वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। लिख लो, काहे बैठे तुम लोग बिल्कुल हैं? समझ नहीं आ रहा है? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या एक मिनट अभी बता। हाँ क्या कहा आपने? अच्छा नहीं समझ गए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, लिख भी लो बाई चांस। और ये आपको तो ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना ग्रुप पे, फिर से सुन लीजिएगा। हमने ये कहा था इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, सोफिया आपने कुछ लिखा वो आधा अधूरा कमेंट सही से देखो कि आपने लिखा क्या है। एक तो वो सामने से चला गया, हमने दूसरी बार जो लिखा था वो शुरुआत का समझ नहीं आया क्या लिखना चाह रहे थे आप। चलिए सोफिया बनारस, प्रिया तो बोल के बता दे आपने जो लिखा था वो शुरुआत में एक तो बहुत जल्दी। यस सर। क्या लिखा था बोलो। सर हम कहना चाहते थे जैसे आप सबके नाम ले रहे हैं और उसके साथ उनके जिले के नाम, तो जिले के साथ ओडीओपी भी बता दें, चलिए सबको क्लास में याद हो जाएगा। अच्छा ओडी अच्छा नहीं चलो, ये जो नहीं बताएगा हम बताते रहेंगे तो टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ जिले की खूबियां हम बताते रहेंगे, ठीक है। हाँ नहीं हमने 2 ही 4 लोगों से पूछा जिनका पूछते रहेंगे जिले के, क्योंकि यूपी स्पेशल में पूछा जाता है। हर एक आदमी को अपने अपने जिले के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए और सबके बारे में, क्योंकि होता जैसे अभी बरेली का नाम लिया था, बरेली में एक रबर फैक्ट्री है बहुत फेमस है, एग्जाम में मिलाने को आई। यहाँ पर माचिस का काम बहुत ज्यादा होता है सुरमे के लिए। यहाँ पर एक गजरौला जगह पड़ती है, गजरौला बरेली में ही पड़ती ना, वहाँ एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। यूपी का सबसे ठंडा जिला है बरेली। बरेली ठंडा, सबसे कम तापमान बरेली में रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मेरठ की बात कर लो तो वहाँ कैंची के लिए बहुत फेमस है, आपको जो नहीं हो कैंची है। अगर आप यस सर, कैंची के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ गन्ना बहुत होता है उस एरिया में। यस सर। दूसरी बात हिस्टोरिकल पॉइंट की बात करेंगे तो वहां से जो है 1857 की क्रांति का श्री गणेश हुआ था, ठीक। अब चौथी बात याद रखिएगा, केंद्र जो यूपी का आलू और अनुसंधान केंद्र भी मेरठ में है, ठीक। यस सर। बरेली में वेटनरी वाला है, पशुओं वाला है, इज्जत नगर बरेली, ठीक। हाँ चलिए खैर, तो हम लोग अब यहाँ पर ये बात कर रहे थे, तो ये हो गया यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब यहाँ पहाड़ है तो सीधी सी बात है, यहाँ से नदियां भी बहुत सारी निकलेंगी। और जो नदियां निकलेंगी तो नदियों में आगे हम लोग याद करिए नदियां पढ़े थे, बता था यहाँ से गोदावरी निकलती ब्रह्मकेश्वर पहाड़ी से, यहाँ से पता था महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती, यहाँ से पता था ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती, प्लस इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी निकलती है। यदि यहाँ से निकलने वाली फेमस नदियों में गोदावरी और ये आपकी कृष्णा और ये आपकी कावेरी। अच्छा कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, वो दिन वाला वो हमने आपको ग्रुप में फोटो डाल दिया, किताब का समझ में आ गया? किसी को मन में डाउट था? साफायर, जेबा खातून, वकार, इमरा, इरम, सूफिया, यस सर, क्लियर है। हैं? समझ में आ गया था? ये महफूज नाम से नई आईडी जुड़ी है क्या? यस सर, समझ में आ गया था। पुरानी है? अच्छा महफूज नाम खाली दिख रहा है। मरियम, फातिमा, मुस्कान, खान, सना,
समझ में आया? अरे बोलो तो। यस सर। अच्छा, अच्छा, नहीं अब हमने चैट बॉक्स खोल दिया, आप तो देर तक रुकेगा। पहले वो सूफिया ने चैट किया, वो स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए रुका होगा, गायब हो गया, पता ही नहीं लगा आपको, क्योंकि उसमें ना वो स्क्रीन पर, हाँ, 30 से 35 सेकंड ही रुका होगा। चलिए आप सब ठीक है, लेकिन बोल चैट में इतना महीना था। दूसरी बात तुमने सीधे सीधे बोलने का ऑप्शन है, मुझे ज्यादा बढ़िया लगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से निकलने वाले नदियां हो गई, ये हो गए। अच्छा, केरल में यहाँ पर आप देखोगे, ये केरल की कोस्ट लाइन को मालाबार कहते हैं, बताया शुरुआत में पहले दिन। और केरल में यहाँ पर मालाबार कहा जाता है इस वाले को। तो यहाँ पर एक जनजाति मिलती है, उसका नाम है मोपला। मोपला जनजाति है, और मोपला जनजाति ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1921 में बहुत तगड़ी बगावत की थी, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। तो केरल में जो ट्राइब्स मिलती है यहाँ पर, उसका नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? मोपला कहते हैं। नोट करके लिख लो, केरल के मालाबार कोस्ट पे पाई जाने वाली जो जनजाति है उसे क्या कहते हैं? मोपला। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, तो यहां से नदियां हो गई। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो 2-3 पॉइंट और भी। अब यहाँ पर अगर हम इसकी माउंटेन है तो हाईएस्ट पीक भी होगी। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है पश्चिमी घाट की, तो उस चोटी का नाम है अनाय मुंडी। अनाय मुंडी या अनाय मुंडी। तो अनाय मुंडी जो है वो केरल में है, और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट के साथ साथ साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी भी यही कहा जाता है। लिख लो, अनाय मुंडी या वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाय मुंडी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक सेकंड हाई पीक है, उसका नाम है दोदा बेटा, जो कि ये पड़ती है दोदा बेटा, तमिलनाडु में है। सेकंड हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, वो तो जहां रहेगी। दोदा बेटा कहां है? तमिलनाडु में। अब ये सेकंड हाईएस्ट पीक कहलाती है इसकी, दोदा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक कहलाती है साउथ इंडिया की, या दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कभी ऊटी का नाम सुना है? ऊटी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, हम वहां जा चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। अब दोदा यस सर, सुना है, है? सुना है ऊटी। हाँ, सुना है, आपने सुना है। हमें जाने का भी मौका मिला, और इस चोटी जिसकी हम बात करें, इस चोटी के ऊपर गए थे। सही, मजाक नहीं, सच बता रहा। 2634 मीटर चोटी की ऊंचाई है, ऊटी में पड़ती, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, मैसूरी जैसा, मैसूरी से ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैसूरी में सर मसूरी ज्यादा अच्छा है, है। मसूरी ज्यादा अच्छा है। अरे भाई, मैसूरी में पहाड़ ज्यादा हैं, लेकिन अगर साउथ इंडिया में सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है तो ऊटी है। इरम, ऊटी गई है क्या आप? नहीं सर, मसूरी गए हैं। है तो फिर ये कैसे कह दिया ऊटी मैसूरी अच्छा है, जब हम दोनों जगह गए। कैंपटी फॉल भी देखा है ऊटी का, वो मैसूरी का। ठीक है, हमको अगर दोनों में कंपैरेटिव, अगर हमको किसी एक विकल्प चुनना हो तो हम ऊटी को चुनेंगे, क्योंकि मैसूरी में ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, बर्फ दिखेगी, दो ही चीजें मिल रही। कैंपटी फॉल है फेमस। यहाँ पर ऐसी ऐसी वेजिटेशन दिखेगी इतनी खूबसूरत, जो तुम्हें पूरे कहीं नहीं दिखाई देगी। मैसूरी में इतनी वेजिटेशन नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लेक है बोटिंग करने वाली, बेहतरीन। और वहां पर नीचे कोयम्बटूर से करीब 95-96 किलोमीटर है, ये पहाड़ी रास्ता है। नीचे पता लगा पंखा चल रहा, जब हम लोग लगा साउथ में गर्मी वैसे होती, लेकिन जब ऊटी पहुंचे तो दांत आपस में लड़ने लगे। और 100 किलोमीटर दूर वो सब सामान्य लोग से लग रहा था कि यहाँ गर्मी, तो ऊपर ऐसे गर्मी होगी। ऊटी की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 2634 मीटर हाईएस्ट पीक है वो, और मैसूरी से बहुत ज्यादा ऊंचा है। वो हाईएस्ट पीक है, मैसूरी की एवरेज ऊंचाई लगभग 25-26 होगी। तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें, मैसूरी का डाउन रहता है, ये बात सही है। पहाड़ मैसूरी ज्यादा दिखाई देंगे, ऊंचे ऊंचे, लेकिन अगर ओवरऑल पहाड़ के अलावा भी बहुत सारी चीजें, वेजिटेशन देखेंगे, और तरह तरह के बहुत सारे फीचर आपको ऊटी में ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, गरम मसालों की पूरे पूरे बंडी दिखाई देती, बहुत लोग बेचते नजर आते थे ना, और बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर दोदा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पर देखो, इधर से पूर्वी घाट भी आता है, लेकिन पूर्वी घाट को पढ़ना नहीं, कोई इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तो जहां पर मिलते हैं वो एक पहाड़ियां बनी होंगी,
आपने नीलगिरी, नीलगिरी का नाम सुना? ये नीलगिरी तमिलनाडु में। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी शाहरुख खान वाली, वो थंगावली दंगावली काले काले घूम बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी, वो वही के चेन्नई एक्सप्रेस दिखा गया। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियां किस लिए फेमस है? चाय की चुस्की लगाने के लिए, चाय के लिए। जहां तक नजर जाएगी तो चाय के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जहां तक एक पेड़ भी हम लोग उखाड़ लाए थे, वहां से लखनऊ तक आते थे, सूख गए। ठीक है, हाँ। चाय पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियां चाय के लिए विख्यात हैं। ठीक, नीलगिरी की पहाड़ियां चाय के लिए विख्यात हैं। अच्छा, दूसरी बात सुनो, ये जो चाय के लिए विख्यात हैं, यहाँ पर एक ट्राइब्स मिलती है, और उस ट्राइब का नाम है टोंडा। और ये टोंडा जो ट्राइब्स मिलती है, याद रखना, ये लोग पॉली एंड्री के लिए जाने जाते हैं, बहुपति प्रथा के लिए। ध्यान से सुनना, एक होता है पॉलीगेमी, जिसमें बहुपत्नी प्रथा होती है। ये होता है पॉलीएंड्री, मतलब इसमें बहुपति प्रथा होता है, यानी एक महिला के कई कई पति। जैसे यहाँ क्या होता है, कई बार एक आदमी की कई पत्नी, तो दोनों में अंतर होता है, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं इस वाले को। और जहां एक आदमी की एक से अधिक पत्नी, उसे पॉलीगेमी कहते हैं। तो ये लोग जानते किस प्रथा को फॉलो करते हैं? पॉलीएंड्री को, जैसे बहुपति प्रथा। टोंडा तमिलनाडु में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों। अच्छा चलो, अब इसको जो है, ये जो कुछ आज पढ़ा, किसी के कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के मन में? बताएं। जेबर, नो साफायर, सर। इरम, वकार, अकरम, क्लियर है सर। सुम्बुल, बताएं किसी के मन में कोई सवाल? क्लियर है सर। नो सर, क्लियर है। महफूज, सामिया सिद्दीकी, सूफिया, बागपत ना? बोलो। मरियम फातिमा। नहीं, कैमरे के सामने अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो फिर सामने थू ना अपने, मतलब बोर्ड पर लिखते हो, उन पर हमें समझ नहीं आती। पता लगा कम से कम होता ना, अब कम से कम आई कांटेक्ट कैमरे है जरिया, और कुछ तो है। बोलो, किसी के मन में कोई सवाल? नो सर, क्लियर है सर। मरियम फातिमा, अरे ऐसा लग रहा है किसी दिन गला घोंट दिया हो। क्लियर सर। समझ में आया? क्लियर सर। अच्छा, सोफिया बागपत, आपके समझ में आया? सामिया सिद्दीकी, लखनऊ वालागंज। चलिए, अकरम अंसारी, समझ में आया भैया? किसी के मन में कोई सवाल हो, जो कुछ अभी तक पढ़ा उससे पूछ लो, जो अपने आप पढ़ा हो उससे पूछ लो, जो अभी तक नहीं पढ़ा हो उससे पूछ लो, जो मन करे पूछ लो। आपके पास 2 मिनट का समय। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर बताए थे, सिंध पर नहीं बताए थे। देखो, बागलिहार, दुलहस्ती और सलाल तीनों चिनाब नदी पर बताए थे। सर सेकेंड हाईएस्ट पीक आपने क्या बताया था सर? सेकंड हाईएस्ट पीक जो है दोदा बेटा है ये वाली, और फर्स्ट अब हाईएस्ट है वो अनायमुडी है। सर मूसा पुली माला दिखा रहा है सर। मीसा पुली माला, क्या हुआ? मीसा पुली माला दिखा रहा है सर सेकेंड। सुनो, आप ऐसा करो, किसमें लिखा दिखा रहा है? गूगल पर? यस सर, टेक्स्ट बुक अरे है। भैया, गूगल के चक्कर ना पड़ो। अच्छा सुनो, एक काम करो, साफ आया अभी तुरंत गूगल पे टाइप करो कि प्राइमरी कलर कौन होते हैं। जस्ट अभी हमारी आप क्लास बंद करने से पहले बताना, हमें टाइप करके बताओ भाई। आप लोग भी देखो, गूगल पे पूछो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, अब बताना बिना में। प्राइमरी कलर पूछो गूगल पे कौन कौन होते हैं। हाँ, 5 आ रहे हैं सर।
प्राइमरी कलर 5 होते हैं, 3 होते हैं, देखो। सर ब्लू ग्रीन रेड एंड वाइट येलो। हैं? सर 3 दिखा रहा है, रेड येलो ब्लू। अच्छा सुनो क्या बता रहा है, ग्रीन रेड ब्लू येलो वाइट। येलो क्या प्राइमरी कलर होता है? सर शो तो कर रहा है सर। नहीं सर नहीं, मेरे पे 3 शो कर रहा है, रेड येलो एंड ब्लू। जो 3 शो कर रहा है क्या उनमें पीला कलर का नाम दिखा रहा है? यस सर दिखा क्या रहा है। पीला कलर प्राइमरी कलर होता है? हाँ कि ना? नो सर। पीला नहीं होता है, नहला होता है, याद रखना। नहला कैसे याद रखेंगे? रेड ब्लू ग्रीन होता है सर। नहला ये होता है लाल, और ये होता है हरा, और ये होता है नीला। ये प्राइमरी कलर है, इनके बाद जो बचे वो सेकेंडरी कलर, उसके बाद जो बचे वो सप्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। ठीक है, तो गूगल ऐसे बताता है बहुत सारी चीजें। तो इसमें 2640 है और इसकी जो है उनकी थी 2695। अरे भाई 2695 इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई 2634। चोटी के ऊपर जाकर लिख के लाए थे यार, पूरा ज्योग्राफी टूर गया उस पर बता रहे हैं, किसी किताब की भाषा छोड़ो उसके ऊपर खुद गए। विकिपीडिया में सब पूरा क्लियर है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक अनाम डोडा बेटा है। तो किताब उसमें क्या लिखा है आप उसकी टेंशन ना लो, या अगर भाई आपको गूगल पे ज्यादा भरोसा है तो उसके से आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सर बोले। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, एक ये क्वेश्चन आया है। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन में तो दिए होंगे कुछ। यस सर, ऑप्शन है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, और एक प्रायद्वीपीय और चौथा है सर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ये जहां तक है आपको आंसर मालूम है इसका? सर ये क्वेश्चन आया है हम- 2015 में। हमारी समझ में ये पहली बात तो देखो, ये कोई एक केरल का जिला पूछा गया है, जैसे होता है ना एक बहुत ही कह सकते हैं छोटी चीज है कोई, मतलब छोटी का मतलब एक होता है एक मोटे तौर पर एक कोई किसी गांव के बारे में पूछ लो, तो हमारी समझ में ये सबसे निचला स्थान होना चाहिए। वैसे इसको एक बार ग्रुप पे टाइप करके डाल दीजिए, हम आपको ग्रुप पे देख के उसका जवाब बता देंगे, उसकी स्पेलिंग सही टाइप करके डाल दीजिएगा। ठीक है, यस सर। हाँ आंसर वैसे दिया क्या है इसमें? सर आंसर डी है, क्या? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। यही तो हम भी बता रहे हैं। नहीं नहीं देखो, मीठे पानी की तो होने से रही तो पहले होता ना एलिमिनेट करना, तो ये न्यूनतम ऊंचाई वाला हमने भी बता, लेकिन फिर भी एक बार इसे टाइप करके डाल दिए, एक बार अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुई तो एक बार देख लिया जाएगा। वैसे कंफ्यूजन है नहीं जहां तक, लेकिन फिर भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई सवाल? सर ग्रुप में मैंने भेज दिया है प्रश्न। किसी का कोई सवाल बोलो। अरे सवाल हो तो बताओ, लेकिन क्लास को बंद किया नो जाए। सर, नो सर, हैं? नो सर। ठीक है, तो फिर क्लास को बंद करते हैं। कल आप पढ़िए कुछ और, फिर हमारी आपकी मुलाकात परसों होती है। ठीक है।